सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के जो टर्म 2 निकल गया ना आप लोगों का, जो टर्म 2 का आप लोगों के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न का हल करेंगे। देखिए वर्ग 11 है, विषय है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। कुल आप लोगों का अंक मिलेगा 40 और समय मिलेगा आप लोगों का 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा। देखिए इसको जैसे कि पहले आप लोगों को सिलेबस में बताए गए थे हम लोग कि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आप लोगों को 19 रहेगा, उसको 3 खंडों में बांटा गया है। प्रश्न 1 से 7 तक लोगों इस तरह होगा, इसमें से आप लोग को 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मतलब 1 से 7 तक आप लोगों को जो आसान होगा वही 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए आप लोगों को 2 अंक मिलेगा। उसके बाद 8 से 14 तक भी आप लोगों को 5 प्रश्न का उत्तर देना है, अधिकतम 50 शब्दों में, उसके लिए आप लोगों को 3 अंक मिलेगा। उसके बाद जो 15 से 19 तक है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक अंक का मान 5 अंक निर्धारित किए गए। यानी 1 से 7 तक आप लोगों का 5 प्रश्न का उत्तर देना है, 8 से 14 तक 5 प्रश्न का उत्तर देना है और 15 से 19 तक 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए ये सब प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। सेक्शन ए वाला प्रश्न है ये सब, ये सेक्शन बी वाला प्रश्न है, फिर यहाँ पर सेक्शन सी वाला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न देख लिए। अब देखेंगे हम लोग इसका उत्तर, सभी प्रश्नों का एक एक कंप्लीट उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर 1 नंबर जो प्रश्न वहाँ पर था ना, वही प्रश्न यहाँ पर हम लिखे और उसका उत्तर दिए अपने से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर प्रश्न है कि एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने कौन सा उपयुक्त होगा। तो औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा विधि अपनाते हैं, माध्य, यानी माध्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 2 नंबर कि माध्य विचलन का एक दोष लिखिए। तो माध्य विचलन का दोष क्या है कि यह केवल चर मूल्य पर आधारित होती है, बाकी जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है। माध्य विचलन का एक मुख्य दोष यह है कि यह श्रेणी केवल चर मूल्य पर आधारित होता है, शेष मूल्यों को छोड़ देता है। आगे आप लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको बोला गया है एक वाक्य में, इसलिए हम एक वाक्य में बनाए इसको। ठीक है, आप देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि लेस्पियर कीमत सूचकांक का सूत्र लिखिए। तो लेस्पियर कीमत सूचकांक का सूत्र P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 डिवाइड सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, जहाँ P1 क्या है चालू वर्ष का मूल्य, P0 है आधार वर्ष का मूल्य और Q0 है आधार वर्ष की मात्रा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि चिरकालिक निर्धन किसे कहा जाता है। देखिए निर्धन मतलब क्या होता है, गरीबी। और गरीबी बहुत प्रकार के होते हैं, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, चिरकालिक गरीबी। तो चिरकालिक गरीबी किसके कहते हैं, जो बहुत समय से गरीब में रहते हैं। ऐसा निर्धन जो बहुत समय से निर्धन है, निरंतर निर्धन और गैर निर्धन के बीच झूलता रहता है, चिरकालिक निर्धन कहलाता है, उसे चिरकालिक निर्धन कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी क्या है। तो मानव पूंजी का अर्थ मानवीय संपत्ति, मानव पूंजी ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुणों का योग है। तो मानव पूंजी इसको कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि ग्रामीण साख के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखे थे। ग्रामीण साख के कहाँ से ग्रामीण में कौन कौन लोग मतलब साख मतलब ऋण, कौन कौन ऋण देते थे, साहूकार तथा भूमि विकास बैंक। अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य था। तो तेजी से औद्योगिकरण तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्यों लगाया गया था, तो औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर कि समांतर माध्यम के गुण और दोषों को लिखिए। तो समांतर माध्यम के गुण सबसे पहले लिखिए, उसके बाद लिखिए समांतर माध्यम के दोष। तो यहाँ पर समांतर माध्यम के गुण क्या क्या है कि सरल गणना इससे होती है, समझने के लिए अति सुगम, चरों के सभी मायनों को बराबर महत्व दिया जाता है। 3 गुण लिख लिए, अब दोष लिखते दोष। समांतर माध्यम के दोष अवास्तविक, निरीक्षण से ज्ञात करना संभव नहीं, सीमांत मूल्यों का माध्यम पर सीधा प्रभाव। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं। माध्यिका के माध्य विचलन से ज्ञात करने के सूत्रों को लिखिए। तो माध्य विचलन कैसे करते हैं हम लोग, किसी श्रृंखला के किसी माध्य के निकाले के विचलन को जोड़कर समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। अब प्रश्न है कि माध्यिका से माध्य विचलन निकालने का सूत्र क्या होता है। तो माध्यिका से माध्य विचलन का सूत्र होता है डेल्टा एम बराबर सिग्मा मॉड डी एम डिवाइड एन। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध के उपयुक्त परिकीर्ण रेखा चित्र से स्पष्ट करने के बोला गया। देखिए एक है धनात्मक सहसंबंध और एक है ऋणात्मक सहसंबंध। तो देखिए धनात्मक सहसंबंध हम लोग किसके कहेंगे, धनात्मक सहसंबंध जो है उसको किसे कहेंगे, जो मतलब देखिए
जो बाई ओर, जैसे इधर क्या होता है, बाई ओर होता है लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड यानी दाई ओर, जो बाई ओर के निचले सिरे से ऊपरी सिरे तक बाई ओर से निचले सिरे से दाहिनी ओर के ऊपरी सिरे तक एक सरल रेखा बनाएगा, उसको धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। और इसके विपरीत ऋणात्मक सहसंबंध किसे कहेंगे, जो बाई ओर के ऊपरी सिरे से दाई ओर के नीचे सिरे की ओर एक सीधी रेखा बनाती है, उसको ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख भी दिए कि धनात्मक सहसंबंध क्या है, यदि सभी बिंदु बाई ओर के निचले कोने से दाहिनी ओर के ऊपर वाले कोने तक एक सरल और सीधी रेखा के रूप में आ जाए तो यह धनात्मक सहसंबंध है। देखिए यहाँ पर चित्र भी दिखाए, बाई ओर से निचले सिरे से ऊपर दाई ओर के ऊपरी सिरा तक सीधी रेखा है, तो इसको धनात्मक विचलन कहेंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पर धनात्मक है यानी आर, सहसंबंध का हम लोग किससे दर्शाता है, आर से, यानी आर बराबर +1। ठीक है, अब देख लेते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। तो ऋणात्मक सहसंबंध क्या है, यदि बाई ओर के ऊपरी वाले कोने से दाई ओर के निचले वाले कोने तक सभी बिंदु एक सीधी रेखा के रूप में आ जाए तो यह ऋणात्मक सहसंबंध है। देखिए बाई ओर के ऊपरी सिरे से निचले दाई ओर के निचले सिरे की सीधी रेखा में यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है। आइए आर बराबर आर यानी सहसंबंध बराबर ऋणात्मक यानी -1, तो इसको कहेंगे ऋणात्मक सहसंबंध। तो धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध हम लोग समझ लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। प्रश्न है कि आधार अवधि के किन्हीं 3 वांछित गुणों को लिखिए। तो आधार अवधि के गुण क्या क्या है, तो आधार अवधि के 3 वांछित गुण निम्नलिखित है। आधार वर्ष या तो बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब आधार वर्ष छोटा या बड़ा या नहीं होना चाहिए, मतलब 1 महीना से कम और 1 साल से अधिक नहीं होना चाहिए आधार वर्ष। ठीक है, अब अगला जैसे है कि आधार वर्ष बहुत निकट या बहुत दूर का नहीं होना चाहिए। और 3 नंबर के आधार वर्ष का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसके लिए डेटा उपलब्ध है, यानी हम लोग डाटा उपलब्ध होगा तभी तो उसको हम लोग मतलब तुलना कर सकेंगे किसी वर्षों के साथ। तो आधार वर्ष में मतलब डेटा उपलब्ध होना चाहिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अर्थों को स्पष्ट कीजिए। देखिए गरीबी दूर करने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम लाया गया था। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2004 में लागू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। सर्वप्रथम यह देश के सबसे पिछड़े जिला 150 जिलों में लागू की गई थी। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए लागू किया गया जिन्हें मजदूरी जैसे रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ इधर लिखे भौतिक पूंजी, इधर लिखे मानव पूंजी। तो देखिए अंतर क्या है। भौतिक पूंजी का 1 नंबर है कि भौतिक पूंजी का निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है, और मानव पूंजी का 1 नंबर लिखिए मानव पूंजी का गठन एक सामाजिक प्रक्रिया है। भौतिक पूंजी का 2 नंबर की भौतिक पूंजी को सीधे बाजार में बेचा जा सकता है, और जो मानव पूंजी है इसको बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, सेवाओं को बेचा जा सकता है। मानव पूंजी को बाजार में नहीं बेचा जा सकता है बल्कि सेवाओं को बेचा जाता है। अब देख लेते हैं भौतिक पूंजी का 3 नंबर अंतर। 3 नंबर है कि भौतिक पूंजी वास्तविक होती है और मानव पूंजी मानव पूंजी अमूर्त होती है। ठीक है, अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता, मतलब जैसे सेवा जैसे सेवा क्या है, शिक्षा हुआ, व्यापार हुआ, ये सब तो मतलब एक प्रकार का तो मानव पूंजी है, लेकिन इसको दिखाई देता है नहीं देता, ये अमूर्त है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 14 नंबर कि तनवा क्या है, तनवा परियोजना क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो तनवा परियोजना क्या है, इसमें कृषि उत्पादन को वृद्धि करने के लिए तनवा परियोजना लगाया गया था। तो तनवा परियोजना की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। कृषि में तमिलनाडु महिलाओं द्वारा तनवा नामक एक परियोजना तमिलनाडु में शुरू हुई। इस परियोजना के तहत महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक में प्रशिक्षित किया जाता था। यह है तनवा परियोजना। ठीक है, तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम लोग जो सेक्शन ए है वो सेक्शन बी है कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिए। सेक्शन ए और सेक्शन बी तक यानी 1 से लेकर 14 नंबर तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिए। और आप लोगों का और एक वीडियो इसका बनाएंगे हम सेक्शन सी वाला, उसमें 15 से 19 तक क्वेश्चन रहेगा जो दीर्घ उत्तरीय होगा, थोड़ा लंबा लंबा प्रश्न उत्तर होगा। उसमें कुछ आप लोगों का न्यूमेरिकल वाला टॉप क्वेश्चन है 2 तो उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो इसमें थोड़ा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।